हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपोकैलीमिया मीन्स लो पोटेशियम लेवल इन द प्लाज्मा और इन द ब्लड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाइपोकैलीमिया क्या है? हाइपोकैलीमिया बेसिकली पोटेशियम का लेवल लो होना, नॉर्मल से लो होना, इसको हम बोलते हैं हाइपोकैलीमिया। ऑल्सो हाइपोकैलीमिया ये डिसऑर्डर्स क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम ये सभी क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है नॉर्मल से, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाइपोकैलीमिया को डिस्कस कर रहे हैं। हाइपो मीन्स लो, कैलीमिया मीन्स पोटेशियम। नॉर्मल जो पोटेशियम लेवल होता है वो होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये देखो कि इसका नॉर्मल पोटेशियम लेवल हम कहाँ पर बोल रहे हैं? ब्लड में बोल रहे हैं। ब्लड में बोल सकते हैं आप, सीरम पोटेशियम लेवल बोल सकते हैं, या फिर प्लाज्मा में बोल सकते हैं। तो वैसे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लेवल है वो सेल के अंदर भी होता है, सेल के बाहर भी होता है। तो अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का जो मैक्सिमम जो हाई लेवल होता है वो कहाँ पर होता है? सेल के इनसाइड होता है। मीन सेल के अंदर क्या है? पोटेशियम का हाई लेवल होता है, क्योंकि पोटेशियम जो इंट्रासेल्यूलर कैटायन है, मेजर इंट्रासेल्यूलर कैटायन है, मीन सेल के अंदर ये मेजर कैटायन होता है। 98% पोटेशियम सेल के अंदर ही पाया जाता है, बाकी का 2% सेल के बाहर पाया जाता है। मीन्स आप बोल सकते हैं ब्लड में पाया जाता है, सीरम, प्लाज्मा, जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो भी सेल के बाहर फ्लूइड है, वहाँ पर पोटेशियम का बाकी का ओनली 2% पाया जाता है। तो ये जो बाकी का 2% जो बाहर प्रेजेंट है, इसी को हमने क्या बोला है? नॉर्मल पोटेशियम लेवल। मीन्स जो ब्लड में प्रेजेंट है दैट इज 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, थोड़ा सा ही अमाउंट होता है। अगर हम इसका ऑपोजिट देखें कि सेल के अंदर कितना अमाउंट है पोटेशियम का, तो सेल के अंदर 98% पोटेशियम प्रेजेंट होता है, जो कि कितना होता है? अराउंड 140 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर मिली मोल पर लीटर होता है। वही अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो लेवल है वो सेल के अंदर कम होता है और सेल के बाहर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। मीन सोडियम क्या है? सोडियम मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नाउ हाइपोकैलीमिया क्या होता है? हाइपोकैलीमिया रेफर्स टू लोअर लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। जब ब्लड में पोटेशियम का जो लेवल है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा तब हम उसको हाइपोकैलीमिया बोलेंगे। नॉर्मल कितना है? 3.5 to 5, लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब इससे कम हो जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? हाइपोकैलीमिया की कंडीशन बोलेंगे। अब हम पोटेशियम की अबनॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं, पोटेशियम का लो लेवल पढ़ रहे हैं बॉडी में। तो पोटेशियम के फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये देखो, तो फंक्शंस ऑफ पोटेशियम क्या है? मेंटेनिंग हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट, ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, मीन्स हार्ट का जो हार्ट रेट है, कंडक्शन है, वो नॉर्मल है। वो किसकी वजह से है? पोटेशियम का नॉर्मल लेवल की वजह से है। तो पोटेशियम इसको मेंटेन करता है। एंड प्रिवेंट्स एरिथमिया, ताकि जो हमारी हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, हार्ट की जो रिदम है बहुत ज़्यादा इरेगुलर ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करता है पोटेशियम। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, नर्व के फंक्शन। जो नर्व है हमारे जो नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो सिग्नलिंग है, एक नर्व से दूसरे नर्व्स में जो सिग्नल पास होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेशियम। दूसरा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मसल वीक हो जाएंगे। रेगुलेट फ्लूइड एंड एसिड बेस बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? फ्लूइड एंड एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। नाउ अब हम इसके कोजेस पढ़ते हैं कि पोटेशियम का जो लेवल है वो ब्लड में कम क्यों हो जाता है। सो सबसे फर्स्ट क्या है? डिक्रीज पोटेशियम इनटेक। अगर हम पोटेशियम ही कम ले रहे हैं, हमारी डाइट में जो पोटेशियम का लेवल है वो लो है, जैसे कि जो पोटेशियम रिच फूड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे कि बनाना में, स्पिनिच में, पोटैटो में पोटेशियम बहुत रिच होता है। तो अगर हम ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, हमारी डाइट में इनका इंटेक कम है, तो हमारा जो पोटेशियम इंटेक है वो ही कम होगा। या फिर अगर कोई पर्सन स्टार्वेशन पे है, फास्टिंग कर रहा है काफ़ी दिनों से, तो पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? इंक्रीज पोटेशियम लॉस। हम पोटेशियम तो ठीक ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है पोटेशियम का। वो कब हो सकता है? या तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे जीआई, हमारे गट से लॉस हो सकता है। कैसे हो सकता है? वॉमिटिंग, डायरिया, क्योंकि जो हमारे जीआई सिक्रीशंस हैं,
हमारे जीआई सिक्रीशन या फिर जो भी कंटेंट हमारे गट में है वो क्या होता है, रिच इन पोटेशियम होता है। तो अगर हमको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, एक्सेसिव डायरिया हो रहा है, या फिर प्रोलोंग नेजोगैस्ट्रिक सक्शन या फिर एनजी सक्शन हो रही है, बहुत टाइम से एनजी सक्शन कर रहे हैं हेल्थ केयर, तो क्या होगा कि हमारे जीआई कंटेंट लूज होगा। जब हमारा जीआई कंटेंट ही लॉस हो जाएगा तो पोटेशियम भी साथ में लॉस होता है। उसके बाद आता है रीनल लॉस, हमारी किडनी से पोटेशियम बाहर जा रहा है यूरिन के थ्रू, एक्सक्रीट आउट हो रहा है। उसमें क्या हो सकता है, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। वो हम कब देते हैं, जैसे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं तो उनको देते हैं डायूरेटिक्स, या फिर फ्लूइड ओवरलोड है पेशेंट में तो डायूरेटिक्स देते हैं। अब डायूरेटिक्स में अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, लूप डायूरेटिक्स का, लूप डायूरेटिक्स क्या है, जैसे कि फ्रूसेमाइड जिसको लेसिक्स भी बोलते हैं, ऐसा डायूरेटिक जो कि पोटेशियम को रिटेन नहीं करता, उससे क्या होता है, पोटेशियम भी बाहर जा रहा है फ्लूइड के साथ हमारी बॉडी से। ऐसे ही थायजाइड डायूरेटिक भी सेम, पोटेशियम हमारी बॉडी में रिटेन नहीं रहता, वो भी फ्लूइड के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो डायूरेटिक से एक मेजर रीज़न हो सकता है कि अगर कोई पेशेंट डायूरेटिक है जिसमें पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरा आता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होना बॉडी में, जैसे कि कॉन्स डिसीज़ है उसमें होता है, एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम की रिटेंशन करता है लेकिन पोटेशियम की एक्सक्रीशन करता है। तो इसलिए अगर ज़्यादा एल्डोस्टेरोन है तो पोटेशियम ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी से। दूसरा आता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है। तो अगर हाई कॉर्टिसोल होगा तो कॉर्टिसोल एक मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड की तरह एक्ट करता है, तो वो भी क्या करता है, पोटेशियम को रिटेन नहीं करता, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है। दूसरा है रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। इस केस में भी रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस में भी पोटेशियम की एक्सक्रीशन होती है बॉडी से। दूसरा मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम पोटेशियम के रिटेन करने का काम करता है। अगर मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी है बॉडी में तो पोटेशियम की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। दूसरा था कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी क्या करते हैं, ये भी पोटेशियम को किडनी से एक्सक्रीट आउट करवाते हैं। उसके बाद आता है ट्रांससेल्यूलर शिफ्ट। ट्रांससेल्यूलर शिफ्ट क्या होता है कि सेल से कुछ शिफ्ट हो रहा है, ट्रांससेल्यूलर शिफ्ट। तो ये क्या है, ये हमारा सेल है, ठीक है। अब एक कंडीशन है एल्कलोसिस। एल्कलोसिस का मतलब है, एल्कली मीन्स बेस, हमारे ब्लड में जो पीएच है वो इंक्रीज हो गया है क्योंकि बेस ज़्यादा है ब्लड में। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एल्कलोसिस बोलते हैं। तो जब ब्लड में क्या हो गया है, बेस का लेवल ज़्यादा हो गया है, सपोज HCO3 नेगेटिव, दिस इज बेस, इसका लेवल ज़्यादा हो गया ब्लड में, तो हमारा जो सेल है उसके पास क्या है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन क्या आएंगे, सेल के बाहर आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जितने होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होगा। तो हमारी बॉडी कॉम्पनसेट करती है कि अगर ब्लड में बेसिक कंडीशन ज़्यादा हो गई है, एल्कलोसिस कंडीशन हो गई है, तो सेल के बाहर H पॉजिटिव आयन आएंगे, शिफ्ट होंगे, ताकि ये जो ब्लड है इसका जो बेस है वो थोड़ा कम हो सके और एसिडिक ज़्यादा हो सके ब्लड, ताकि न्यूट्रल आ जाए दोबारा से पीएच। तो ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का कि H पॉजिटिव आयन शिफ्ट होते हैं। अगर ब्लड में बेसिक कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर एल्कलोसिस है, तो H पॉजिटिव आयन सेल से बाहर निकल के आ जाएंगे, ताकि ब्लड में क्या हो जाए, एसिड का अमाउंट दोबारा से बढ़ने लग जाए, जिससे क्या हो, पीएच न्यूट्रल आ जाए। ऐसे ही अगर एसिडिक कंडीशन होगी तो क्या होगा, ब्लड से H पॉजिटिव आयन सेल्स में शिफ्ट होते हैं, इसका ऑपोजिट होता है। लेकिन जब एल्कलोसिस कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है ब्लड में, तो H पॉजिटिव आयन तो शिफ्ट हो जाएंगे, सेल के बाहर आ जाएंगे ब्लड में, लेकिन इसके बदले में ब्लड से क्या जाता है अंदर सेल में, K पॉजिटिव मीन्स पोटेशियम। तो अगर ब्लड से पोटेशियम सेल के अंदर चल जाएगा, किसके बदले में, H पॉजिटिव आयन में, तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले ही ब्लड में बहुत कम लेवल होता है 3.5 to 5, और रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए एल्कलोसिस कंडीशन में क्या होता है कि पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। दूसरा है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। इंसुलिन वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसफर करता है, इंसुलिन
ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। उसके साथ ही ये ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम को भी सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है। तो अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हाइपर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, तो क्या होगा, इंसुलिन ग्लूकोज के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम भी सेल के अंदर शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है वहाँ पर पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो उसमें इंसुलिन ज़्यादा देना पड़ता है, तो उस केस में हाइपोकैलीमिया का भी रिस्क रहता है, तो इसलिए रेगुलर इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने होते हैं। उसके बाद वुंड ड्रेनेज जो वुंड में जो एक्सुडेट है वो भी रिच इन पोटेशियम होता है। अगर उसको ड्रेनेज कर रहे हैं, बहुत बड़ा वुंड है, तो उसमें हाइपोकैलीमिया हो सकता है। सेकेंड थिंग, डायलिसिस में भी हाइपोकैलीमिया का रिस्क रहता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स, अब पेशेंट को हाइपोकैलीमिया है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, क्योंकि ये मसल को कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले मसल के सिम्टम्स क्या आएंगे, वीकनेस, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो मसल क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। उसके बाद क्रैम्प्स, मसल में क्रैम्प्स आएंगे। ट्विचिंग भी वैसे ही है, क्रैम्प्स जैसे ही है। एंड पैरालिसिस, सीवियर केसेस में क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगी मसल की। तो वैसे तो ये कहाँ पर स्टार्ट होता है, मसल वीकनेस लेग्स और आर्म्स में स्टार्ट होता है, धीरे धीरे अदर पार्ट्स में ये जाता है, फैलता है। लेकिन जो पैरालिसिस है अगर वो हो जाता है, तो अगर रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं तो ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, इसलिए सीवियर हाइपोकैलीमिया बहुत डेंजरस है। उसके बाद आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को पोटेशियम मेंटेन करता है, तो क्या होगा, एरिथमियाज होंगे। एरिथमिया ना हो इसलिए तो पोटेशियम का नॉर्मल लेवल हो ना ब्लड में, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इरेगुलर हार्ट बीट होगी। क्या होगा, प्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, एएफ एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, वीटी हो सकता है। और ईसीजी पर क्या दिखेगा, ईसीजी पर फ्लैट टी वेव्स दिखेंगी। अभी मैं बताती हूँ कैसे, टी वेव फ्लैट, एसटी सेगमेंट डिप्रेस और यू वेव क्या होंगी, प्रोमिनेंट होंगी। और क्या होगा, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो होगा। अब ये क्या है, नॉर्मल ईसीजी है, जिस पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है वो नॉर्मल है। उसमें क्या है, नॉर्मल पी वेव है, नॉर्मल क्यूआरएस है, राउंडेड नॉर्मल टी, ये जो टी वेव है ये भी नॉर्मल है। और यू वेव क्या है, टी वेव से छोटी है, ऐसे प्रोमिनेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, जिस पेशेंट को पोटेशियम का लेवल कम है तो सबसे पहला क्या आएगा, एसटी डिप्रेशन। ये जो एसटी सेगमेंट होता है यहाँ पर इतना, ये क्या रहेगा, डिप्रेस रहेगा, तो ये नीचे की तरफ इस तरह से डिप्रेस दिखेगा। फर्स्ट ये एसटी डिप्रेशन। दूसरा, ये जो टी वेव होती है ये शैलो होती है। शैलो मतलब या तो फ्लैट ही दिखेगी सीवियर केसेस में टी वेव, या फिर बहुत कम, जैसे कि यहाँ पर क्या प्रोमिनेंट है, यहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं दिखेगी, यहाँ पर टी वेव शैलो दिखेगी, थोड़ी दबी हुई फ्लैट जैसी दिखेगी। अब यू वेव नॉर्मली क्या होता है, यू वेव शैलो होती है, लेकिन यहाँ पर हाइपोकैलीमिया वाले पेशेंट में यू वेव क्या है, बहुत प्रोमिनेंट दिखेगी, टी वेव से बहुत ज़्यादा दिखेगी, प्रोमिनेंट दिखेगी। तो यही है कि फ्लैट टी वेव दिखेगी, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन एंड यू वेव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसीजी में हाइपोकैलीमिया कैसा नजर आएगा। दूसरा आता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अब नर्वस सिस्टम पर, क्योंकि ये नर्व्स को भी मेंटेन करता है, उसकी हेल्थ को भी, तो क्या दिखेगा, फैटीग, थका हुआ रहेगा बंदा, नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे कि पिन्स एंड नीडल्स चुभ रही हो आर्म्स पे, लेग्स पे, वैसी फीलिंग आएगी। और कंफ्यूजन होगी पर्सन को। अब जीआई सिम्टम्स क्या होंगे, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में भी क्या है, मसल्स हैं, वो मसल्स, उनमें क्या होगी, अगर वो मसल्स वर्क नहीं करेंगे अच्छे से, अगर वो मसल वीक हो जाएंगे, तो हमारे जो जीआई मसल है वो क्या करते हैं, पेरिस्टालसिस करते हैं, फूड को आगे मूव करते हैं। अगर उनमें वीकनेस होगी तो पेरिस्टालसिस नहीं होगी, फूड आगे मूव नहीं होगा जीआई सिस्टम में, तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, फूड वहीं पड़ा है, पेन हो रहा है एब्डोमेन में, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी। क्यों, क्योंकि फूड आगे पास नहीं हो रहा, तो बैक फ्लो आना स्टार्ट होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी। रीनल सिम्टम्स, किडनी पर क्या आएंगे, जो यूरिन होगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। क्यों, क्योंकि यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा इसलिए।
उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब क्या क्या, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सिम्टम्स पता चलेंगे, दूसरा मेडिकल हिस्ट्री हम पेशेंट की लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि पेशेंट डायूरेटिक्स तो नहीं ले रहा और जो भी हमने कोजेस पढ़े हैं कोई कोज तो नहीं है पेशेंट को उनमें से, तो हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद सीरम पोटेशियम चेक करेंगे, ईसीजी चेक करेंगे, तो अगर ईसीजी में ये सब दिखाई देता है तो मतलब हाइपोकैलीमिया है। उसके बाद 24 आवर यूरिन कलेक्शन भी कर सकते हैं जिसमें प्रॉपर पोटेशियम का लेवल पता चलेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पीएच चेक कर सकते हैं। पीएच क्यों चेक कर रहे हैं, पीएच इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि एल्कलोसिस की कंडीशन तो नहीं है, उसमें भी हाइपोकैलीमिया होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट, अब पोटेशियम कम है बॉडी में तो उसको क्या करना है, देना है पेशेंट को पोटेशियम, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम रिप्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये पोटेशियम सिर्फ 2 रूट से ही दिया जाता है, एक ओरल रूट से, एक आईवी पोटेशियम दिया जाता है। इसमें आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल कुछ भी पोटेशियम में से नहीं दिया जाता, ओरल एंड आईवी दिया जाता है ओनली। आईवी पोटेशियम शुड नेवर बी गिवन एज बॉलस और आईवी पुश। कभी भी जो आईवी पोटेशियम होता है जैसे कि जो केसीएल आता है वो कभी भी हमने डायरेक्ट कैनुला में पुश नहीं करना है, तो ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो आईवी पुश नहीं देना, बॉलस नहीं देना, इसको हमेशा स्लो इन्फ्यूजन देना होता है। तो अगर कोई न्यू ग्रेड नर्स है, न्यू ग्रेड है, अभी ग्रेजुएशन किया है नर्सिंग में, तो हमेशा अपने जो सीनियर है उनके साथ कंफर्म करना है। वैसे क्या है, 2 नर्सिस इसको देते हैं बिकॉज इट मे प्रेसिपिटेट कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि इसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है अगर आईवी पुश दे दिया तो हो गया काम। ऑल्सो नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय आईएम और सबक्यूटेनियस रूट, इसको आईएम नहीं देते, इसको सबक्यूटेनियस नहीं देते, सिर्फ आईवी देते हैं या फिर ओरल इसके सप्लीमेंट्स होते हैं। ओनली एडमिनिस्टर्ड बाय डाइल्यूटेड, अब अगर हम आईवी भी दे रहे हैं, स्लो इन्फ्यूजन भी, तो इसको क्या करना है, डाइल्यूट करना होता है, जैसे कि नॉर्मल सेलाइन में डाइल्यूट करते हैं या फिर डेक्सट्रोज में डाइल्यूट करते हैं। और ये कितना होना चाहिए डाइल्यूटेड, ये 1 मिली इक्विवेलेंट पर 10 मिल्स, मतलब 10 मिल में ये 1 मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए, इतना डाइल्यूट ये होना चाहिए, और ये स्लो इन्फ्यूजन दिया जाता है। ओरल पोटेशियम, अगर ओरल पोटेशियम दे रहे हैं तो उसको भी डाइल्यूट करके कैसे देना है, जैसे पूरे ग्लास पानी में दे दिया, फुल ग्लास ऑफ वाटर में डाइल्यूट करके दिया, या फिर कोई फ्रूट जूस में दे दिया, क्योंकि अगर क्या है थोड़े से ही वाटर में डाइल्यूट कर दिया तो क्या है, इरिटेशन कोज करेगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन, और पेशेंट को टेस्ट भी इसका अच्छा नहीं आएगा, वैसे भी ये इतना अच्छा नहीं होता टेस्ट में। सिप स्लोली टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेशेंट को बोलना है धीरे धीरे इसको पियो गैस्ट्रिक इरिटेशन को अवॉइड करने के लिए। दूसरा क्या है, अगर पेशेंट डायूरेटिक्स पे है, जैसे कि लूप डायूरेटिक ले रहा है या फिर थायजाइड डायूरेटिक ले रहा है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेगा डॉक्टर, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक से। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का कॉमन एग्जांपल क्या है, स्पाइरोनोलेक्टोन, जो कि पोटेशियम को बॉडी में रिटेन करके रखता है, वो पोटेशियम जो है यूरिन के साथ एक्सक्रीट नहीं होने देता। कुछ इंपॉर्टेंट बातों का भी ध्यान रखना होता है आईवी पोटेशियम देते टाइम, कि इसका मैक्सिमम रेट होता है वो 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है पर आवर। वैसे तो ये 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर ही जाना चाहिए, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 हो सकता है, और अगर इससे ज़्यादा है तो इट मीन्स आपको डबल चेक करना है डॉक्टर्स के साथ। उसके बाद क्योंकि ये इरिटेशन कोज कर सकता है, तो जो कैनुला है या फिर जो भी आईवी साइट है, चाहे वो सेंट्रल लाइन है, उसको बार बार चेक करना है वहाँ पर कोई फ्लेबाइटिस के साइन तो नहीं है। साथ में ही आपको क्या देखना होता है, देखो वैसे तो इसका स्लो इन्फ्यूजन देना होता है, लेकिन आईवी पोटेशियम क्या है, पोटेशियम का एक नॉर्मल लेवल ही होना चाहिए ब्लड में, 3.5 to 5 ही होना चाहिए। तो साथ में पेशेंट को हम क्या लगाएंगे, कार्डियक मॉनिटर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, एरिथमिया चेक करने के लिए। हो सकता है कि पोटेशियम ज़्यादा चला गया तो हाइपरकैलीमिया भी हो सकता है पेशेंट को, इसलिए कार्डियक मॉनिटर जरूर साथ में अटैच करना है पेशेंट के, ताकि उसकी जो हार्ट रेट है, हार्ट रिदम है, वो रेगुलर मॉनिटर होती रहे। उसके बाद आता है कि हाइपोकैलीमिया एनहांसेस द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड और डिजिटैलिस। तो जो डिजिटैलिस है, जो कि हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर के पेशेंट को देते हैं, अगर साथ में ही पेशेंट को हाइपोकैलीमिया भी है तो इन ड्रग्स की जो टॉक्सिसिटी है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट ऐसे ड्रग्स ले रहा है, साथ में ही पेशेंट को हाइपोकैलीमिया है, तो डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है, हाइपोकैलीमिया को ट्रीट करना है। और जो भी हमने कोजेस पढ़े हैं, कोजेस के बेसिस पर कोज को ट्रीट करना है बेसिकली, एंड ऑब्वियसली हाइपोकैलीमिया ट्रीट हो जाएगा। सो आई होप आपको हाइपोकैलीमिया क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।